हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी विद शम्स। इस वीडियो में आप हिंदी के छठे चैप्टर एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि आईएससी, आईए और आईकॉम यानी कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स सभी के लिए हिंदी की जो पुस्तक है 100 मार्क्स की वो सेम है। सिर्फ क्वेश्चन पूछने का लेवल अलग होता है, थोड़ा सा भिन्न होता है। साइंस का क्वेश्चन आर्ट्स से, आर्ट्स का कॉमर्स से, लेकिन बुक सेम है। इस चैप्टर के शीर्षक से आप समझ सकते हैं कि इसमें दो बातें आपको पढ़नी है, दो टॉपिक इसमें शामिल हैं, एक लेख वाला और एक पत्र वाला। लेख यानी कि एसे जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, पत्र यानी कि लेटर। विस्तार से आप पढ़ेंगे जब चैप्टर को, तब आप सारी बातों को समझ जाएंगे। इस वीडियो में आप केवल भगत सिंह के जीवनी को पढ़ेंगे। लेखक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं चाहता तो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में इसे बता देता। अलग से वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप अपने एग्जामिनेशन हॉल से एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी सॉल्व करके आएँ। वैसे अगर आप भगत सिंह के बारे में जानना चाहेंगे तो बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है आप उसी के आधार पर पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। जिस तरह आपके पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है सेम मैंने टाइप करने का प्रयास किया है। अगर आप अपने चैप्टर को देखोगे तो बहुत सारे वर्ड आपको कठिन दिखाई देंगे, लेकिन मैंने उसका अर्थ यहाँ पर आसानी से समझाने का प्रयास किया है। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लीजिए अगर आप अपने एग्ज़ाम में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। लेखक से संबंधित पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये बनता है कि उनका जन्म कब हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इनका जन्म हुआ है 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। लेखक से संबंधित सबसे पहले उनका जन्म इम्पोर्टेंट होता है। आप देख सकते हैं कि भगत सिंह का जन्म हुआ है 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। भगत सिंह को हमारे देश का एक छोटा सा बच्चा भी जानता होगा। ये भगत सिंह का चित्र है, आप जानते होंगे। इसको मैंने गूगल से लिया है, ये मैंने खुद से क्लिक नहीं किया है, मैंने गूगल से लिया है, सो नीचे मैंने गूगल लिख दिया। ओके, आगे देखिए। भगत सिंह का निक नेम शहीद आज़म है। इसे शहीद आज़म भी कहा जाता है। अगर आप हिस्ट्री या पॉलिटिक्स पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न भी पूछे जाएं, तो आप इसे भी याद रखना कि भगत सिंह को शहीद आज़म कहा जाता है। और जीके का भी प्रश्न बन सकता है इस जगह से कि शहीद आज़म किसे कहा जाता है, तो याद रखना आप इन सब बातों को। जन्म 28 सितंबर 1907 में और मृत्यु 23 मार्च 1931 ईस्वी में। मृत्यु से ज़्यादा बेटर होता है शहादत कहना। क्यों? क्योंकि इसे शहीद किया गया था, इसे फांसी दे दी गई थी। तो इनकी शहादत हुई है 23 मार्च 1931 ईस्वी में। समय था 7:33, शाम 7:33 पर लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है, लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दिया गया था इनको। षड्यंत्र का मतलब साजिश, किसी के बारे में साजिश करना, किसी को फंसाना, वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। एक बार फिर आप समझ लीजिए इसको ताकि आपको याद रहे अधिक दिन तक। भगत सिंह का जन्म हुआ है 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। इनकी शहादत 23 मार्च 1931 ईस्वी में। इसका निक नेम शहीद आज़म। फांसी कब दिया गया था, किस टाइम में, तो आप इसको याद रखेंगे, शाम 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में। ठीक है। अगला इम्पोर्टेंट नोट ये है जन्म स्थान, इसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। इनका जन्म स्थान है बंगाचक, नंबर 105, गुगेरा ब्रांच, वर्तमान लायलपुर, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। आपको पता होगा कि हमारा देश भारत 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान ये दोनों एक ही था। जैसे ही आज़ादी मिली थी तो इसमें फूट भी पड़ा था। जो हमारा भारत है अभी, पहले ये इससे भी विशाल हुआ करता था।
लेकिन 1947 में ये 2 टुकड़ों में बँट गया, भारत और पाकिस्तान। तो भारत के कुछ एरिया जो कि अब पाकिस्तान में पड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर लायलपुर दिखाया गया है जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। समझ में आया? इनके गांव का नाम है बंगाचक और जिला लायलपुर है। समझ में आया? आगे देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में पैतृक गांव भी दिया हुआ है। पैतृक गांव आप आसान भाषा में समझें तो पिता का गांव, जहां इनके पिता रहते थे, उसका नाम था खटकड़ कलां, जो कि पंजाब में पड़ता है। इनकी माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम सरदार किशन सिंह। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, सो आप इसको याद ज़रूर कर लेना। आगे देखिए, इनका संबंध एक जाट परिवार से था। जाट एक समुदाय है, जिस तरह के हिंदू होता है, मुस्लिम होता है, सिख, ईसाई, उसी प्रकार जाट भी एक समुदाय है। इनका संबंध जाट परिवार से था। संपूर्ण परिवार स्वतंत्रता सेनानी थे। पिता और चाचा अजित सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। इनके पिता का नाम तो अभी आपने देखा, सरदार किशन सिंह, और इनके चाचा का नाम अजित सिंह। ठीक है, ये दोनों लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। इनके चचा अजित सिंह को देश से बाहर निकाल दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, इस जगह पर अजित सिंह लिखा हुआ है, अरिजीत सिंह नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अजित सिंह। इनके चचा अजित सिंह को देश से बाहर निकाल दिया गया था। बाद में उनके चचा विदेश जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे। इनके छोटे चचा का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह। छोटे चचा सरदार स्वर्ण सिंह भी जेल गए। जेल की यातनाओं के कारण उनका निधन हो गया। जेल में अलग अलग प्रकार की सजाएं दी जाती है। आप जानते होंगे कि किस किस प्रकार की सजाएं दी जाती है अभी के दौर में। ये तो उस वक्त की बात हो रही है जब हमारे देश में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। तो आप जान सकते हैं कि कितना चोट पहुंचाया जाता होगा लोगों को। आगे देखिए, भगत सिंह की शहादत के बाद उनके भाई कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह को देवली कैंप जेल में रखा गया, जहां वे 1946 तक रहे। पिता अनेक बार जेल गए इनके। ओके, यहाँ से 2-3 बात और समझ में आपको आया कि इनके बड़े चाचा का नाम अजित सिंह और छोटे चाचा का नाम सरदार स्वर्ण सिंह। भगत सिंह के भाई का नाम, एक भाई का नाम कुलबीर सिंह और दूसरे का नाम कुलतार सिंह। ओके, अब आइए इनकी शिक्षा को देखते हैं। आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है सेम मैंने यहाँ पर टाइप किया है। पहले 4 साल की प्राइमरी शिक्षा गांव बंगा में हुई। याद रखिएगा आप इसको। लाहौर के DAV स्कूल से 9वीं कक्षा तक की पढ़ाई किए। नेशनल कॉलेज लाहौर से FA किया। गौर से देखोगे तो FA लिखा हुआ है इस जगह। आपने मैट्रिक का नाम सुना होगा, इंटर का नाम सुना होगा, BA, BSc, ISc, PhD, MA, आपने इन सब डिग्रियों का नाम अवश्य सुना होगा। लेकिन यहाँ पर FA दिया हुआ है। क्या आप जानते हो इसका मतलब क्या होता है? मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, लेकिन पहले आप ये बता दो कि आपको पता है इसके बारे में। अगर पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं पता है तो ज़रूर पूछिएगा। BA के दौरान पढ़ाई छोड़ दिए और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। अब समझ में आया कि इसकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? BA तक। याद रखिएगा आप। अब आगे देखिए, प्रभाव या प्रभावित हुए। हमारे लाइफ में कोई ना कोई आइडियल पर्सन होता है जिसको देखकर हम अपनी ज़िंदगी को संवारते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह भगत सिंह के बारे में भी दिया हुआ है कि इन पर प्रभाव किसका पड़ा था, किससे ये प्रभावित हुए थे, किनको अपना आइडियल माने थे। आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है उसी को मैंने लिखा है, पढ़ के सुनाता हूँ, समझिएगा।
बचपन में सरदार सिंह सराभा, बचपन में भगत सिंह सरदार सिंह सराभा और 1914 के गदर पार्टी के प्रति तीव्र आकर्षण था इनका। बचपन में ये सरदार सिंह सराभा से आकर्षित थे, या प्रभावित भी बोल सकते हैं आप इसको, या आप बोल सकते हैं कि सरदार सिंह सराभा का भगत सिंह पर प्रभाव पड़ा था। और एक पार्टी है, क्या नाम है उनका, गदर पार्टी। ठीक, इसके प्रति भी इनका तीव्र आकर्षण था, खिंचाव था। सराभा की निर्भीक कुर्बानी का मन पर अस्थायी असर पड़ा इनके। निर्भीक यानी कि बिना कोई डर के। सराभा, सरदार सिंह सराभा, इनकी निर्भीक कुर्बानी का भगत सिंह के मन पर अस्थायी असर पड़ा, जो कि लास्ट तक बना रहा। अस्थायी आप किसको बोलेंगे, जो कि शुरू से अंत तक हो। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ दूर आगे चलते हैं, मेरा जो आइडियल पर्सन होता है जिसको हम देख के चलते हैं, अगर उसने कोई गलती की तो हम उसको चेंज कर देते हैं, किसी और को अपनाते हैं, किसी और को देख के चलते हैं। ऐसा भगत सिंह के बारे में नहीं दिया हुआ है। इनका अस्थायी आकर्षण था किसकी ओर, सरदार सिंह सराभा की ओर। 16 नवंबर 1915 सराभा की फांसी के समय, यहाँ पर एक बात समझ में आएगा कि सराभा की फांसी कब हुई है। 16 नवंबर 1915 सराभा की फांसी के समय भगत सिंह की आयु केवल 8 वर्ष की थी। गौर से समझोगे आप। वे सराभा का चित्र अपनी जेब में ही रखते थे। कौन, भगत सिंह। आप देख सकते हैं कि कितना प्रभाव पड़ा था इनका, सरदार सिंह सराभा का भगत सिंह पर, कि वो सरदार सिंह सराभा के चित्र को भी अपने जेब में ही रखते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले एक बार और आप निर्भीक का अर्थ समझ लीजिए। निर्भीक का अर्थ होता है जो बिना डरे हुए, बिना किसी के दबाव में रहकर काम करता हो। ठीक है, इसी प्रकार सरदार सिंह सराभा जो थे, ये निर्भीक होकर बिना डरे हुए अपनी कुर्बानी दे दी थी। समझ में आ गया। अब इनकी गतिविधियां को आप देखिए, गतिविधियां भी पढ़ना जरूरी है। 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग हत्याकांड की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की। कौन, भगत सिंह। जालियांवाला बाग हत्याकांड, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये चीज़ आपको याद होगा। एक प्रश्न मैं आपको इस जगह से बता देता हूँ, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में वो प्रश्न पूछ दे। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। आप इनको भी याद रखिएगा। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब भगत सिंह की आयु 12 वर्ष। 1922 के चौरी चौरा कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से इनका मोह भंग हुआ, अलग हो गए। 1922 के चौरी चौरा कांड, हिस्ट्री में एक क्वेश्चन ये बनता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हिस्ट्री के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ है। चौरी चौरा एक जगह का नाम है जो कि गोरखपुर में है। अब ये गोरखपुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, किसका, हमारे देश भारत का। ओके। 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में सेवाएं दी। समझिए आसानी से, 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर, पढ़ाई कब छोड़े हैं, 1923 ईस्वी में। इनकी पढ़ाई कहाँ तक हुई थी, बीए कर रहे थे लेकिन छोड़ दिए थे, कंप्लीट नहीं हुआ था। 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर कानपुर चले गए। कानपुर में एक गणेश शंकर नाम का कोई विद्यार्थी है नहीं, था। गणेश शंकर नाम का कोई विद्यार्थी था जो कि एक पत्र निकालते थे। उस पत्र का नाम क्या था, प्रताप। इनमें भगत सिंह अपनी सेवाएं दी। क्या मतलब, मतलब ये हुआ कि उनका सपोर्ट किया, उनके काम में सहयोग दिए भगत सिंह। यही मतलब है यहाँ से यहाँ तक का। अगला टॉपिक देखिए, अगला पॉइंट,
1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा इसका गठन किया, जिसकी शाखाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस जगह से। कौन सा क्वेश्चन? नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया? जीके का प्रश्न भी है ये। क्या बोलेंगे आप? भगत सिंह। और किस ईस्वी में किया? 1926 ईस्वी में। अगले पॉइंट को देखिए। 1928 से 31 तक चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ, पूरा नाम है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ, का गठन किया और क्रांतिकारी आंदोलन सघन रूप से छेड़ दिया। ध्यान दोगे इस जगह छेड़ लिखा हुआ है, छोड़ मत पढ़ना इसको। छेड़ और छोड़ ये दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। आगे देखिए। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हुए। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और इनके 2 साथी, एक का नाम बटुकेश्वर दत्त और दूसरे का नाम राजगुरु, ये तीनों मिलकर केंद्रीय असेंबली पर बम फेंके थे और गिरफ्तार भी हो गए थे। आपके बुक में ये भी दिया हुआ है पहली गिरफ्तारी, और इसके आगे जो वाक्य लिखा हुआ है शायद वो आपको जल्दी समझ में नहीं आता। वो वाक्य ये है: अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में हुए बम विस्फोट के कारण मई 1927 में हुई। क्या हुई? पहली गिरफ्तारी। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी मई 1927 ईस्वी में हुई। कारण? क्या कारण था? कारण ये था कि अक्टूबर 1926 ईस्वी में दशहरा मेले में एक बम विस्फोट हुआ था। ओके, अब आगे देखिए इनकी कृतियाँ। आपके बुक में लिखा होगा कृतियाँ। आसान भाषा में आप इसको रचना बोल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर रचनाएं लिखा है। कारण क्या है? क्योंकि ये भी बहुवचन है, कृतियाँ, इसलिए मैंने यहाँ पर रचनाएं लिखा। ठीक है। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, ये भी एक इनकी कृति थी भगत सिंह की। विश्व प्रेम, युवक, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये सभी भगत सिंह की कृतियाँ हैं, इनकी रचनाएं हैं। आप इनके आगे इसका डिटेल्स भी देख सकते हैं। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को 2 बार भी देख सकते हैं, अच्छे ढंग से आपको याद भी हो जाएगा। अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श आदि, ये इनके लेख हैं। आपके जो बुक में चैप्टर है एक लेख और एक पत्र, मैंने आपको शुरू में बताया है कि इसमें 2 टॉपिक है, एक लेख वाला और एक पत्र वाला। तो इसमें जो लेख है वो यही टॉपिक पर है, विद्यार्थी और राजनीति पर, कि विद्यार्थी को राजनीति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी और राजनीति के टॉपिक पर लेख लिखा हुआ है भगत सिंह का, इसी चैप्टर यानी कि चैप्टर 6 में। आगे देखिए, सचिंद्रनाथ सान्याल, सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन, डॉन ब्रिन की आत्मकथा, इसका भी इन्होंने अनुवाद किया है। उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। एक बार में दिक्कत हो सकता है, 2 बार देख लीजिए, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जेल में डायरी भी लिखी और निम्नांकित 4 पुस्तकें भगत सिंह के द्वारा लिखी बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 4 पुस्तक भी लिखा जो कि अप्राप्य है। अप्राप्य, शायद ये शब्द आपके लिए कठिन हो सकता है। अप्राप्य का मतलब है जिसे प्राप्त न किया जा सके, जिसे अभी प्राप्त नहीं किया जा सके। तो कहा गया है कि इनकी 4 पुस्तकें हैं भगत सिंह के द्वारा लिखी हुई, जो कि अभी
अवेलेबल नहीं है, प्राप्त नहीं किया जा सकता। बहुत सारा कारण हो सकता है कि ख़त्म हो गया होगा या मिटा दिया गया होगा अंग्रेज़ों के ज़माने में, कोई गारंटी नहीं है इसकी। खैर, आपको समझना है कि अप्राप्य का अर्थ क्या होता है, कारण क्या है नहीं मिलने का, बुक क्यों नहीं मिल रहा है। इन सब बातों को जानने के लिए आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। और वो 4 पुस्तक कौन कौन है? एक का नाम है समाजवाद का आदर्श, दूसरे का नाम है आत्मकथा, तीसरे का नाम है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास और चौथे का नाम है मौत के दरवाजे पर। ये 4 पुस्तक भगत सिंह के द्वारा लिखी बताई जाती है, जो कि अप्राप्य है, अभी अवेलेबल नहीं है, जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हो सकता है कि एक बार में दिक्कत हो सकती है समझने में, इसलिए आप इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए। और एक काम तो आपको करना ही है कि आप इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। और भी बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है आपके पाठ्य पुस्तक में, लेकिन जो मेन चीज़ था, इम्पोर्टेंट था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैंने टाइप करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब अगर आगे आपका सपोर्ट रहा, आपका सहयोग रहा, तो इस चैप्टर के व्याख्या को मैं ज़रूर बताऊंगा। एक बात और मैं आपको इस जगह बताना चाहता हूं कि अगर आप क्विज़ में भाग लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप नहीं जानते हैं कि टेलीग्राम होता क्या है, तो आप इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियो है, देख के समझ सकते हैं कि आखिर ये टेलीग्राम होता क्या है। अगर आपके पास टेलीग्राम है, आप लिंक से ज्वाइन नहीं हो सकते हैं, तो आप अपने टेलीग्राम पर सर्च कीजिए स्टडी विद शम्स। वहाँ पर टाइम टू टाइम क्विज़ भी होते रहते हैं और कुछ PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। अंत में अपना सहयोग हम तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को आप लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल।